नमस्कार, मैं हूं संजीत त्रिवेदी और मेरे साथ सुकेश रंजन। 2 अक्टूबर गांधी जयंती का दिन। ये तारीख याद रखने की जरूरत है क्योंकि 1 अक्टूबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है बिहार चुनाव के लिए। लेकिन किसी भी बड़े दल, किसी भी बड़े गठबंधन ने अपने उम्मीदवारों की सूची अभी तक नहीं दी है। ये कंफ्यूजन क्यों है? ये कंफ्यूजन क्या इसलिए है क्योंकि विचारधारा से ज्यादा महत्वपूर्ण आज की तारीख में अपना शेयर हो चुका है। आखिर क्या वजह है कि जो गठबंधन पहले ही से तय था अब वो भी लड़खड़ाता नजर आ रहा है। कौन कहां से लड़ेंगे और किसे हम वोट दें, जनता को ये कैसे तय करने का मौका मिलेगा जब आप अपनी उम्मीदवारें ही नहीं तय कर पाएंगे। और ये आप किसके लिए तय करते हैं? अपने लिए तय करते हैं या फिर जनता के लिए तय करते हैं? ये तमाम सवालों के साथ आज हम आपसे मुखातिब हैं जब लोक जनशक्ति पार्टी अपनी बैठक कल करने वाली है। एनडीए का जहां तक सवाल है, भारतीय जनता पार्टी परसों बहुत निर्णायक बैठक करने वाली है। और ऐसे में सुकेश, इसके पहले कि हम महागठबंधन की बात करें, एनडीए के भीतर अभी की क्या स्थिति हम बता सकते हैं दर्शकों? मैं ताज़ा जानकारी दे देता हूं कि भूपेंद्र यादव, देवेंद्र फडणवीस दोनों एक चुनाव प्रभारी, एक प्रभारी हैं बिहार के, वो दोनों दिल्ली लौट रहे हैं। रात में उनकी मुलाकात शायद अमित शाह से हो क्योंकि अमित शाह ने कमान संभाली हुई है। कल 3 तारीख है। कहा जा रहा है कि 3 तक गठबंधन को सीमेंट करने का काम कर लिया जाएगा। 4 तारीख को उनकी सीईसी की बैठक है। वो सबसे बड़ी बॉडी है जो टिकट डिसाइड करती है कौन कहाँ से लड़ेगा, कौन सी सीटों पे लड़ेगा। इसके पहले बीजेपी एक बड़ी बैठक कर चुकी है। उस बैठक के बाद चिराग पासवान को बुलाया गया था, उनके साथ बातचीत हुई थी। कहा जा रहा 50 मिनट के आसपास बातचीत हुई थी और उसके बाद भी एलजेपी में क्लैरिटी नहीं है कि वो क्या करेंगे, इसलिए उन्होंने अपनी बैठक बुलाई है। बैठक में शायद ये भी फैसला हो जाए कि हम एनडीए के साथ रहेंगे। बैठक में ये भी फैसला हो सकता है कि हम एनडीए के साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि जो मैसेज देना था, मुझे लगता है कि जो बड़ी बैठक बीजेपी ने की थी उसमें कुछ फैसला किया होगा और वो कम्युनिकेट भी किया गया होगा एलजेपी के अध्यक्ष को कि गठबंधन में चल क्या रहा है, नीतीश कुमार, बीजेपी और एलजेपी साथ लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, इसके बारे में उनसे जानकारी लेने की कोशिश की गई होगी। तो कल और परसों का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। कल शाम तक, परसों तक सीईसी की बैठक तभी होगी जब गठबंधन की घोषणा हो जाएगी। जाहिर। क्योंकि सीट्स तय करने हैं। हालांकि बहुत सारी सीट्स ऐसी हैं जिस पे कोई विरोध नहीं है। वो बीजेपी की सीटें हैं तो बीजेपी अपनी सीटें तय कर सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि उसके पहले गठबंधन को अनाउंस कर लिया जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि 8 तारीख तक पहले फेज का नॉमिनेशन होना है। पार्टियां पहले से भी बहुत देर चल रही हैं। अभी तक इसकी घोषणा हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो घोषणा नहीं हो पाई है, दोनों ही तरफ नहीं हो पाई है। तो कल और परसों तक का इंतजार करें। जो ऊहापोह की स्थिति आप उनके लिए कह रहे हैं, वोटर के लिए, कि आखिर वो किसको वोट करेगा, गठबंधन में कौन है, वो अपना मानस कैसे बनाए, तो शायद वो कल तक या परसों तक ये जान पाएंगे कि एनडीए के गठबंधन में कौन कौन है और कौन सी पार्टी कौन सी सीटें लड़ रही है। क्योंकि असली बात क्या है, आखिरकार ये उम्मीदवार होते क्यों हैं? ताकि हम और आप वोट कर पाएं उन्हें। अब किन्हें हम वोट कर पाएं, ये पार्टियों को तय करना है और पार्टियां अभी तक तय नहीं कर पाई हैं। 5 साल बीत जाते हैं इस चुनाव से लेकर इस चुनाव तक, लेकिन नामांकन शुरू होने के बाद भी उम्मीदवार तय नहीं हो पाए हैं। सुकेश जो कह रहे थे उस जानकारी में जोड़ते हुए एक और बात कि लोक जनशक्ति पार्टी ने जो कल बैठक बुलाई है, यानी कि जो बैठक उन्होंने शनिवार को बुलाई है शाम में दिल्ली में, वो केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है। और केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड उनकी पार्टी में सबसे अहम बोर्ड है जो कि आखिरी फैसले लेती है। अब सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठेगी और वो फैसले लेगी। जाहिर है उस बैठक के बाद अब ये नहीं कहा जा सकता है कि हम आखिरी फैसला अध्यक्ष पर छोड़ते हैं। यहाँ सुकेश, एक और बात सामने आई, जिस बैठक की बात आपने कही और पटना से दिल्ली के लिए प्रस्थान हुए नेता, उसके बाद उस बैठक के संजय जायसवाल जो कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बाहर आकर के ये कहा कि नहीं, सब कुछ हो जाएगा, रामविलास जी अस्वस्थ हैं, अगर वो अस्वस्थ हैं इसी कारण से कुछ दिक्कतें पेश आ रही हैं, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके क्या मायने हैं, ये क्या हम समझें? इस आशय का बयान आप पहली बार सुन रहे होंगे और ये इन हाल के दिनों पार्टी के प्रदेश प्रमुख से सुन रहा हूं। जी बिल्कुल।
इस आशय का बयान आप पहली बार सुन रहे होंगे, नहीं तो अभी तक ये कहा जा रहा था कि हम तीनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगे, हम एनडीए के पार्टनर हैं, हम एनडीए पूरा एनडीए मिलकर चुनाव लड़ेगा। ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि सब कुछ ठीक तो नहीं है। पासवान होते तो शायद गठबंधन हो गया होता, उनके कहने का मतलब ये था। चिराग पासवान के रहते ये गठबंधन नहीं हो पा रहा है, इससे ये ध्वनि आती है। आखिरी फैसला बीजेपी, देखिए मैं बहुत दिन से लगातार कह रहा हूं कि बीजेपी ये ओनस खुद पे नहीं लेना चाहती कि हमने उनको कहा आप बाहर जाओ। उनको एक परिस्थिति बता दी गई है, सीटों का कुछ आंकड़ा भी बता दिया गया होगा, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है कि उनको कितनी सीटें ऑफर की गई हैं। अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग जानकारियां मिलती हैं। उनको ये बताने के बाद अगर इस तरीके का बयान आता है उस मुलाकात के बाद, तो ये बताता है कि सब कुछ ठीक नहीं है। बीजेपी, माफ कीजिएगा, एलजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक के बाद आप ये सुन सकते हैं कि हमने अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया है, ये संभव है। और नहीं तो बीजेपी ने जो शर्तें रखी होंगी उनके सामने, जो सीटें दी होंगी उनको ऑफर की होंगी, कंसीड करने के लिए कहा होगा, क्योंकि किसी भी सूरत में वो 42 सीटें नहीं लड़ सकते जो जिन सीटों पे वो पहले लड़े थे। कुछ ठीक करने की कोशिश हो रही है, कुछ पोस्ट पोल क्या हो सकता है उसके बारे में चर्चा हो रही है क्या, कि हम आप सीटें नहीं दे पा रहे हैं लेकिन हम काउंसिल में भेज देंगे। कुछ और चर्चा हो रही है क्या, इसकी पूरी जानकारी नहीं है, इसलिए दर्शकों को नहीं दे पाऊंगा। लेकिन ये जरूर है कि बीजेपी के इस ऑफर के बाद अब गेंद जो है वो एलजेपी के पाले में है और आखिरी फैसला उनको करना है, ताकि बीजेपी इस तोहमत से बच जाए कि हमने उनको पुश करके निकाल दिया। तो क्या एलजेपी के विरोध को केवल हम सीटों के संदर्भ में देखें, ये सारा विरोध सिर्फ और सिर्फ सीट के लिए था, या फिर वो जो लगातार कहते रहे कि नीतीश कुमार को चेहरे के तौर पर हम इंडोर्स नहीं कर सकते हैं? आपने किया है, मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर किया है आपने, लेकिन देखिए हम 15 सालों में जो कार्य नहीं हो पाया है उसके लिए हम इनको दोषी मानते हैं। तो क्या हम माने कि वो सारी जो बातें थी वो दरअसल सीट पे ही आकर के रुकनी थी? अगर इसका सीधा राजनीतिक मतलब निकालें संजीव, कि अगर उन्हें नीतीश कुमार चेहरे के तौर पे मंजूर नहीं है तो फिर तो बातचीत की कोई मतलब ही नहीं थी, क्योंकि बीजेपी ने नीतीश कुमार को सीएम का उम्मीदवार घोषित कर रखा है। वो अभी तक नॉन नेगोशिएबल लगता है। अगर वो नॉन नेगोशिएबल था एलजेपी के लिए कि हम नीतीश कुमार के चेहरे के तहत, उनके तत्वाधान में, उनके नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, तो उन्हें पहले बाहर हो जाना चाहिए था, क्योंकि एलजेपी इस पोजीशन में नहीं है कि वो इन्फ्लुएंस कर दे बीजेपी को कि आप नीतीश कुमार को वहां से हटाइए, आप किसी को चेहरा मत रखिए। 2-3 सूरत हो सकता है। सूरत ये, पहली सूरत ये कि नीतीश कुमार को भी चेहरा मत बनाइए। दूसरी सूरत ये कि या तो बीजेपी ज्यादा जीते तो बीजेपी का मुख्यमंत्री हो जाए, जेडीयू ज्यादा जीते तो जेडीयू का मुख्यमंत्री हो जाए। ये नहीं हो सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी घोषित उम्मीदवार हैं। तो इट बॉयल्स डाउन टू सीट्स, कि आखिर सीटें कितनी। अगर कल को आप ये देखें कि एलजेपी ने तय किया है कि वो एनडीए में ही रहेंगे, फिर तो ये तय हो जाता है कि दिक्कतें सीटों को लेकर थी। वो ग्राउंड कंसीड नहीं करना चाहते थे। एलजेपी के ही हाथ में कहां है, यह हाथ में आज भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के भी है कि वो तय करें कि भाई हमें तो आपको इतनी ही देनी है, और निर्णय पर पहुंच सकते थे। मैंने कहा ना आपको कि बीजेपी नहीं चाहती, बीजेपी ये दिखना नहीं चाहती, ऐसे करते हुए नहीं दिखना चाहती कि हमने रामविलास पासवान को फोर्स कर दिया कि आप गठबंधन से बाहर चले जाएं। तो बस यही समझना है, क्या उनकी बातों को कोई तरजीह नहीं दी जा रही है? अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है। एलजेपी के जो लॉजिक्स हैं और जो बातें वो कह रहे हैं, क्योंकि उनका अपना एक सपोर्ट बेस है और कोई बात होगी जिसके दम पर वो अपनी बात को रख रहे हैं सामने। उनकी तो बातें, आपको लगता है कि उसको एंडोर्स किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा? इस डिले में हम क्या देखें, या फिर हम देखें कि बिल्कुल नहीं किया? नहीं, एंडोर्स तो बिल्कुल नहीं किया जा रहा है। मैं बिना लाग लपेट के कह सकता हूं कि उनकी बातों को बिल्कुल एंडोर्स नहीं किया जा रहा है। एंडोर्समेंट होता तो बात कुछ और होती, फिर मुख्यमंत्री के उम्मीदवार नीतीश कुमार घोषित नहीं होते। वो आज नहीं, बहुत पहले घोषित कर दिए गए। देयर वाज नो मिनिमम प्रोग्राम जैसा उन्होंने कहा था। मुझे ये जानकारी मिली कि कोई सीट्स का नंबर उनको बताया गया और कहा गया कि बाकी जो दिक्कतें हैं हम बैठ के दूर कर सकते हैं।
उन्हें कोई कॉन्क्रीट एश्योरेंस नहीं मिल पाया। उनकी पहली दिक्कत नीतीश कुमार से थी, उनके नेतृत्व से थी। आपको मालूम है वो बयान दे चुके हैं, आपको मालूम है कि ट्वीट्स कर चुके हैं, वो उनके स्टेटमेंट्स आते रहे हैं कि नीतीश कुमार के कार्यकाल में वो विकास नहीं हुआ 15 सालों में। अगर वो इस तरीके के सवाल उठाते हैं तो मेरे ख्याल से जेडीयू भी अनईजी होगी उस गठबंधन में। वो गठबंधन में कल को हो सकता है हो, लेकिन एलजेपी के साथ स्वाभाविक गठबंधन उनका नहीं हो सकता, ना ग्राउंड पे हो सकता है, उनका काडर भी एक साथ नहीं हो सकता। तो अंदर तो चर्चा बीजेपी और जेडीयू में भी हो रही है। उन्होंने भी कहा होगा कि एक अलाई जब हमको मुख्यमंत्री मानने को तैयार नहीं, हमारे दल के मुखिया को मुख्यमंत्री मानने को तैयार नहीं है, तो उनके साथ गठबंधन कैसे हो सकता है? जेडीयू चाहती है कि एलजेपी से रिश्ता तोड़े बीजेपी? मुझे लगता है कि जिस तरीके से चर्चा हो रही है और जिस तरीके से ब्रेकडाउन है जेडीयू और एलजेपी के बीच, मुझे लगता नहीं कि जेडीयू इस गठबंधन में एलजेपी को चाहती है। इसके दो मायने हैं कि एक, अगर एलजेपी बाहर जाती है तो जाहिर तौर पे बीजेपी और जेडीयू दोनों के लिए ग्राउंड थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ा जो स्क्वीज्ड है वो थोड़ा खुलता है। जितनी सीटें उनको देने वाले थे, हो सकता है वो सीटें फिर दोनों में बढ़ जाएं कि इतनी सीटें अब हमारे पास एक्स्ट्रा हैं, वो दोनों में बांट ली जाएं। दोनों अपना सपोर्ट बेस, वोट बेस भी बढ़ाना चाहेंगे। 101 सीटों पे जेडीयू लड़ी थी, 101 सीटें ही, 102 सीटें ही बीजेपी लड़ा करती थी जब वो बीजेपी के साथ गठबंधन, जब वो जेडीयू के साथ गठबंधन में थी। तो क्या ये है कि एलजेपी अगर बाहर चली जाए, मुझे ये इस बात की जानकारी है कि बीजेपी ने जो अपनी तैयारी की है वो करीब 120 सीटों के आसपास की तैयारी की है। अगर एलजेपी के खाते से, माफ कीजिएगा, बीजेपी के खाते से अगर एलजेपी निकल जाती है, देखिए स्वाभाविक गठबंधन तो किसी भी सूरत में नहीं होने जा रहा। हम चाहे लाख चर्चा कर लें, वो एलजेपी गठबंधन में रह भी जाए तब भी ये एक स्वाभाविक गठबंधन तो नहीं होगा, क्योंकि एलजेपी और जेडीयू के नेताओं के बीच दे आर नॉट ऑन टॉकिंग टर्म्स। और जिस तरीके से एनिमोसिटी है, जेडीयू की सीटों पर एलजेपी लड़ती हुई और प्रधानमंत्री के नाम पर ही वोट मांगती हुई, वो भी तो स्वाभाविक नहीं होगा ना। बिल्कुल स्वाभाविक नहीं होगा। तो यानी कि अगर कोई कहे स्वाभाविक नहीं हो रहा है एनडीए में, अगर प्रधानमंत्री उन सीटों पे प्रचार न करें, अगर बीजेपी का कोई नेता उन सीटों पे प्रचार न करे, वो जेडीयू को अकेला छोड़ दे, मुझे लगता नहीं है कि इतना इमैच्योर पॉलिटिकल डिसीजन होगा कि वो सीटें जो एलजेपी लड़ रही है और जहां जेडीयू लड़ रही है, और ये इसको समझना पड़ेगा संजीव, ये इतना सरल नहीं हो सकता। जेडीयू और एलजेपी मुकाबले में हो, वहां आरजेडी भी तो लड़ेगी, वहां कांग्रेस भी तो लड़ेगी, वो यूपीए गठबंधन भी तो लड़ेगी। तो पहले तो एलजेपी को फाइट में, कंटेस्ट में दिखने के लिए वो जो दूसरा विपक्षी खड़ा है जेडीयू के सामने, उनके साथ कंटेस्ट करना है, और उसके बाद उसको जेडीयू के साथ कंटेस्ट करना है। आप ये हो सकता है नहीं, वो किसी भी सूरत में अगर आप देखें तो एलजेपी को कंटेस्टेंट बनना पड़ेगा। आज तक वो उस फ्रेम में नहीं है, उस कंटेस्ट में नहीं है, वो उन्होंने इतनी सीटें फाइट नहीं की है। उन्होंने तैयारी की होगी अपने हिसाब से, उनका काडर लगा होगा, लेकिन ग्राउंड पे होता दिखेगा नहीं। और प्रधानमंत्री के नाम पे आप वोट मांग सकते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे नेता हैं जो इंडिपेंडेंट लड़ते हैं और ये कहते हुए लड़ते हैं कि हम जीतेंगे तो अमुक दल को ही सपोर्ट करेंगे, लेकिन इंडिपेंडेंट है जो मंत्री है जिसका केंद्र में, हाँ तो मंत्री है, एलआई है, बिल्कुल, और जैसा कि आपने बताया था सबसे पहला एलआई है। तो ऐसे दल वाले अगर मांगते हैं प्रधानमंत्री के नाम पर, तो क्या उसका कोई लेकिन प्रधानमंत्री तो नुकसान या फायदा जेडीयू को? लेकिन प्रधानमंत्री तो जेडीयू के लिए वोट मांगेंगे ना वहां। चलिए, तो ये है मसला। अब देखिए कि ये बात हुई एलजेपी और बीजेपी के बीच में, पर सुकेश, बीजेपी और जेडीयू के बीच भी तो कुछ तय नहीं हो पाया। अब दिक्कत तो यहाँ ये भी है, चलिए ठीक है, हम एलजेपी की बात समझ गए, लेकिन बीजेपी और जेडीयू सेम पेज पर आ गए हो। अब जो वहां से खबरें आई हैं उसमें तो ये है कि जिसको हम लोग बहुत हल्का समझ रहे थे कि चलिए सीटों की अदला बदली हो जाएगी, अब वो भी बैठक में एक बड़ा विषय था, और आपने हमारी सीटों पर ले लिया है दावेदारी, और अब हम उस सीट को कैसे छोड़ें आपके लिए। जैसे पटना की पाली सीट है, मेरी जो जानकारी है उसके लिए बहुत लड़ाई हुई है, क्योंकि वो पटना की पाली सीट भारतीय जनता पार्टी की पारंपरिक सीट, अब वो जो है उस पर ले लिया गया है, आरजेडी के जीते हुए उम्मीदवार को शामिल करा लिया गया है। बरबीघा की सीट भी कुछ ऐसी ही है जिसमें कांग्रेस के जीते हुए उम्मीदवार को शामिल करा लिया है जेडीयू ने। अब ऐसी सीटें जो हैं वो हमेशा पारंपरिक रूप से बीजेपी के पास रही थी, और ये दर्जन भर के आसपास है। तो आपको लग रहा है कि क्या ये सब वजहें हैं जो कि अपने आप में बड़ी बन गई हैं, जिस पर कंसीड करना बीजेपी और जेडीयू को आपस में भी दिक्कतें हो रही हैं? नहीं, मैं थोड़ी अपनी जानकारी के मुताबिक आपको बता दूं कि बीजेपी और जेडीयू सेम पेज पे हैं। हम ये समझ रहे हैं कि
आपने पाली सीट का एग्जाम्पल दिया आपने, और मैंने कहा करीब 1 दर्जन सीटें हैं, 12-13 सीटें ऐसी हैं जिसपे बीजेपी जेडीयू दोनों का सासाराम, बहुत सारी सीटें हैं ऐसी जहां पे आप कह सकते हैं कि क्लेम दोनों का है। ये पिछले कुछ दिनों में लगातार इसी को आयरन आउट करने की कोशिश हो रही है। पटना की जो सीट है जिस पर नितिन नवीन लड़ते हैं, उस सीट पर भी दावेदारी पेश की जा रही है। ये आप माइक्रो पॉलिटिक्स में जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि वो आड़े नहीं आ रहा है। अच्छा, जो बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन है उसमें कह रहे हैं कि सब कुछ स्मूथ है। कल जेडीयू की बड़े नेताओं की बैठक हुई, काफी देर तक बैठक हुई थी। आज भी बीजेपी के माफ कीजिएगा जेडीयू के नेता नीतीश कुमार के घर पे थे, वो बैठ रहे थे। वो इन्हीं चीजों को तय करने के लिए बैठे हैं कि हमारी उम्मीदवारी बेहतर कहां बनती है, हम कैसे एक नेचुरल एलाई की तरह लगें, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जब एलजेपी बाहर जाने के कगार पे खड़ी है, वो बाहर जा सकती है, तो वैसे में उन दोनों को और सीमेंट करना पड़ेगा अपने गठबंधन को। अगर वो लड़ते हुए दिखाई देंगे, वो स्वाभाविक गठबंधन में दिखाई नहीं देंगे, तो वैसे में फायदा विपक्ष का होगा। और बीजेपी किसी भी सूरत में नहीं चाहती है कि एलजेपी के बाहर निकल जाने के बाद हम दोनों में भी एक नेचुरल एलाई की तरह व्यवहार न हो, एक नेचुरल एलाई की तरह न दिखे। तो वो नेचुरल अलायंस बनाने के लिए दोनों ने आपस में बैठकें की हैं। जेडीयू ने भी की है, बीजेपी ने भी की है, आपस में आदान प्रदान भी हुआ है जानकारियों का। जो आज आ रहे हैं भूपेंद्र और देवेंद्र फडणवीस, वो सारी जानकारियों के साथ अब दिल्ली में है। दिल्ली में उसको फाइनल एक स्वरूप देना है और कल तक इनके फैसले का भी इंतजार होगा और उसके बाद ये तय हो जाएगा कि कौन कहां कितनी सीटों पे लड़ेगा। मुझे लगता नहीं है अभी तक की जानकारी के हिसाब से कि जेडीयू और बीजेपी में कोई सीरियस डिफरेंसेस हैं, क्योंकि देखिए ये चर्चा, ये कहना कि हर सीट पे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ये जो सच है कि गठबंधन की राजनीति में यह खींचतान लगी रहती है, ये तो अपनी जगह है, इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता है। पर संख्या के मामले में हमेशा जनता दल यूनाइटेड आगे रही थी भारतीय जनता पार्टी के, अभी तक जब भी साथ लड़े थे। लोकसभा चुनाव की बात 2019 में हम छोड़ दें तो, लेकिन इस बार जो जानकारी हमारी है वो ये कह रही है कि बैठकों में बहुत जोर दिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि देखिए साहब, ऐसा है कि हम भी उतनी ही सीटें लड़ेंगे, एक आध सीटें आप एक्स्ट्रा ले लीजिएगा क्योंकि आपके पास ज्यादा विधायक हैं, लेकिन बराबर की सीटों पर लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी। ये पुरानी बात हो गई संजीव। तो ये अब इसका हासिल क्या है ये बताइए, क्या ये सही में लागू होने जा रहा है या भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आएगी? देखिए, बीजेपी लेसर पार्टनर के तौर पे मैदान में उतरने नहीं जा रही। मैंने कहा यह बात पुरानी हो गई, इट मस्ट हैव बीन लव, इट्स ओवर नाउ। ये बीजेपी एक नई बीजेपी है, एक अग्रेसिव बीजेपी है। ये बीजेपी है जिसका नेतृत्व नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। ये बीजेपी है जिसने 17 सीटों पे जेडीयू को तैयार कर लिया। 25 सीटें लड़ा करती थी जेडीयू, 15 सीटें लड़ती थी बीजेपी। वो सब पुरानी बातें हैं। अगर आप लोकसभा के फॉर्मूले पे जाएं तो दोनों 17 सीटों पे तैयार हुए और अभी तक ऐसा था कि हम बराबर सीटें बांट लें। अब उसमें दोनों के पास एक एक बैगेज था। वैसे में जेडीयू समझ रही थी कि हम 5-7 सीटें हमको देंगे, तब भी हम 115 के आसपास सीटें लड़ेंगे। अगर उन्हें 123 मिलती है और बीजेपी 122 मिलती है और बीजेपी 121 लड़ती है, अगर बराबर का फॉर्मूला, जो कि बहुत चर्चा में है कि ऐसे ही कुछ होने वाला है, तो एलजेपी अगर पिक्चर में होती तो बीजेपी के लिए वो संख्या, अगर वो 20 सीट देते एलजेपी को, तब भी उनको 101 सीट जो पहले वो लड़ते थे, 102 सीट उसके आसपास होते। अब हो सकता है कि बीजेपी थोड़ी ज्यादा सीटें लड़ ले, ये भी हो सकता है। अब ये नहीं हो सकता कि बीजेपी एक लेसर पार्टनर के तौर पे एनडीए में दिखे। वो इक्वल पार्टनर के तौर पे बीजेपी का ट्रेडिशनली स्ट्राइक रेट अच्छा रहा है और इस बात की आशंका जेडीयू को भी होगी अंदर अंदर कि अगर स्ट्राइक रेट उनका ज्यादा होगा, वो हमसे ज्यादा सीटें जीतेंगे। और बहुत का अंतर होता है, इक्का दुक्का सीटों का अंतर हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज्यादा सीटों का अंतर होता है। तो ऐसे में मैं बार बार कह रहा हूं कि मॉरल अथॉरिटी नीतीश कुमार की कमजोर पड़ती है। नीतीश कुमार जो 15 साल सत्ता में रहे हैं, उनकी जब मॉरल अथॉरिटी कमजोर हो जाएगी कि हम एक ऐसे दल से समर्थन ले रहे हैं जिसके विधायक हमसे ज्यादा हैं, वो वही हाल होगा जो जेडीयू आरजेडी और कांग्रेस का जब गठबंधन था तब हुआ था। 71 सीटें थी
जेडीयू की 80 सीटें थी आरजेडी की, लेकिन तब 27 सीटें कांग्रेस की थी। और मैं बार बार बफर शब्द का इस्तेमाल करता हूं, उस समय वो बफर के तौर पे काम करते थे कांग्रेस के, सॉलिडली बिहाइंड खड़ी थी वो। तो वैसी स्थिति आज की तारीख में नहीं दिखती है। अब देखिए, ये तो हुई पूरे एनडीए की बात। महागठबंधन में क्या दिक्कत है? आखिर वहां भी तो ये सब कुछ तय हो जाना चाहिए था। अगर एनडीए वाले नहीं तय कर पाए तो वो क्यों नहीं तय कर पाए? क्या कांग्रेस ने सीटों के जरिए कोई नया गेम तो नहीं सोच रखा है? क्योंकि आरजेडी के साथ उनका जाना ये भी जरूरी है कि एक तयशुदा कार्यक्रम की तरह था। फिर उसमें दिक्कतें क्यों आ रही हैं सुकेश? कोई ऐसी बात तो नहीं है जो हम लोग नहीं समझ सकते? देखिए, मैं शुरू से कह रहा हूं कि इस बार प्री पोल अलायंस जो है वो पोस्ट पोल रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। एक ऐसा डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट है एक दल का दूसरे दल के प्रति। ये एक नया फेनोमेना आपको बिहार की राजनीति में देखने को मिल रहा है। आरजेडी को ये लग रहा है, और ऐसी राजनीतिक हलकों में बहुत चर्चा है, कि बाद में कहीं कुछ ऐसा गेम ना हो जाए कि कांग्रेस जेडीयू के साथ चली जाए अगर जेडीयू बीजेपी का साथ छोड़ती है। और इसलिए लालू यादव ने कहा गया कि 58 सीटें उनको कहा कि आप लड़िए विधानसभा की, एक वाल्मीकि नगर सीट ले लीजिए आप। अब थोड़ा और कंसीड किया है, ऐसी जानकारी मिल रही है, लेकिन अभी तक फाइनल कुछ भी नहीं है। तो एक दूसरे पे शक। पर शक्ति सिंह गोहिल का ये बयान, मेचोरिटी इमेचोरिटी, तेजस्वी यादव, ये तो किसी गठबंधन सहयोगी का बयान नहीं हो सकता है। जिस तरह से वो अंदाज में बात कर रहे हैं, और तेजस्वी यादव, आप माने ना माने, वो तो मुख्यमंत्री के चेहरे हैं महागठबंधन की तरफ से। आप एंडोर्स करें ना करें, ये बात हकीकत है। तो ऐसे में अब ये कह देना कि मेचोरिटी की बात, कोई ऑप्शन भी तलाश रही है क्या कांग्रेस? इसीलिए आरजेडी को शक हो रहा है कि कहीं कोई हॉबनॉबिंग तो नहीं है, कहीं हम ज्यादा सीटें देकर फंस तो नहीं रहे हैं इस गेम में, और इसलिए ये दिक्कत हो रही है। और क्या एनडीए गठबंधन की तरफ नजर तो नहीं है कांग्रेस की? वो देख रही होगी कि बीजेपी जेडीयू में सब कुछ ठीक है क्या, चुनाव बाद भी सब कुछ ठीक रह सकता है क्या। तो चुनाव में इन तमाम चीजों पे नजर बिहार में कम होती थी, वो सॉलिडली एक दूसरे के साथ होते थे, दिखते थे। वो इस बार देखने को नहीं मिल रहा है। और इमैच्योर कह के, तो वो देखिए, ये दोनों बड़े नेचुरल एलाई के तौर पे बहुत दिनों से साथ काम करते रहे। आरजेडी केंद्र में छोटे भाई की भूमिका में थी, लेकिन राज्य में वो बड़े भाई की भूमिका में थी। कांग्रेस ने तेजस्वी को अपना उम्मीदवार नहीं बनाया मुख्यमंत्री का, लेकिन वो उम्मीदवार हैं। और मैंने आपको पहले भी कहा है कि ऐसी सूरत अगर बनती है तो कांग्रेस उनके नाम का विरोध भी नहीं कर पाएगी। बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन ये समझिए कि कांग्रेस को लगता है कि आरजेडी के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। कांग्रेस को लूज करने के लिए बहुत कुछ नहीं है, उस स्टेट में उनका बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। तो कांग्रेस अपना लायन शेयर एक तरीके से चाहती है कि ये एक ऐसा मौका है जिसमें अपना फैलाव कर लिया जाए। हम पुराने कांग्रेसी की तरह अपना फैलाव करें, हम हर जगह चुनाव लड़ें, हम अधिक से अधिक सीटों पे चुनाव लड़ें, तो वो आपदा में अवसर देख रही है। जिस तरह इशारा कर रहे हैं सुकेश, वो तो गजब गजब चीजें हैं। अब क्या कांग्रेस के मन में कुछ और भी चल रहा है? पोस्ट पोल चल सकता है ऐसा उन्होंने बता दिया, लेकिन क्या प्री पोल भी कुछ हो सकता है? क्या उसकी नजरें बीजेपी जेडीयू अलायंस पर है? क्या दोस्ती वहां अगर गड़बड़ाती है तो कुछ और संभावना तो नहीं तलाश कर रही है? तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो 2 वे फाइट था और फिर लेसर प्लेयर्स थे, उसमें कहीं 3 वे फाइट का मसला तो नहीं हो जाने वाला है? ये तमाम बातें हम अगले प्रसारणों के लिए रखते हैं, क्योंकि हमारी नजर तो अभी इसी बात पर है कि आरजेडी और कांग्रेस क्या करते हैं, बीजेपी जेडीयू यहाँ जब बैठक होती है क्या करती है, और कल लोक जनशक्ति पार्टी अपनी बैठक में क्या करती है। आपको पूरी तरह से अपडेट हम रखेंगे। अपना सहयोग हमारे साथ इसी तरह बरकरार रखिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।